नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश यादव ने जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाई, उससे यह कयास लग रहे हैं कि अखिलेश ने आजम खान से अपने अपमान का बदला लिया। आजम खान ने कई मौकों पर अखिलेश यादव का अपमान किया। जेल में मिलने गए एसपी नेताओं से नहीं मिले, जेल से बाहर आकर शिवपाल से तो मुलाकात की, लेकिन अखिलेश से नहीं मिले। अखिलेश खुद आजम से मिलने हॉस्पिटल गए। आजम ने अपनी पसंद के नेता को रामपुर लोकसभा उपचुनाव में टिकट दिलवाया। तो क्या अखिलेश ने भी चुनाव प्रचार में शामिल न होकर आजम को अकेला छोड़ दिया? सबसे ज्यादा नुकसान में रहे शिवपाल, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कौन है आजम के अपने जिन्होंने तोड़े थे सपने? अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखना नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। आजम ने किया अपमान, अखिलेश ने लिया बदला। मैं नाराजगी की हैसियत में हूँ ही नहीं। सर परसों से एक बीमार कमजोर आदमी माफिया में सैकड़ों हजारों, लेकिन हाँ भाई धक्का मेरे वास्ते बहुत अच्छी है। आज कोई दरार नहीं है। अखिलेश आजम में दूर हुई फांस, कौन कितने पास? देखिए, मेरा मानना है कि आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे का अपमान करते रहे और दोनों ने सत्ता में रहते भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। कि लड़ाई अखिलेश और आजम में चलती रहती है, ये पहले भी चलती थी, ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दोनों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। आजम ने मुंह मोड़ा, अखिलेश ने प्रचार में अकेला छोड़ा। ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके चचा और भतीजे के बीच तय होना है कि कौन किसका मान करता है, कौन किसका सम्मान करता है। और बहुत सारी चीजें सरफेस में आई थी, लेकिन अब दोनों लोग एक साथ किस मजबूरी में हैं, ये बात तो आजम खान साहब या अखिलेश जी स्वतः ही बता सकते हो। आजम को मिल गया मौका, शिवपाल ने फिर खाया धोखा। इतने नौ समाजवादी लोग हैं, ये वरिष्ठ समाजवादियों का अपमान करने लगे हैं। पुराने किसी भी नेता के अंदर अपमान नहीं है, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात पे विचार करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल बहुत पूछ रही है कि कौन प्रचार में गया, कौन प्रचार में नहीं गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि रामपुर और आजमगढ़ का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो माना जा रहा है कि आजम ने अखिलेश का कई मौकों पर अपमान किया, जिसका अखिलेश ने चुनाव प्रचार में शामिल न होकर बदला लिया। जेल में समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं मिले थे आजम खान। जिस वक्त वो जेल में थे, सपा के कई नेता उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन आजम ने मुलाकात नहीं की। जेल से बाहर आने के बाद भी मिलने नहीं गए आजम खान अखिलेश यादव से। आजम ना पार्टी ऑफिस पहुंचे और ना ही विधानसभा। वो तस्वीर भी सबने देखी जब कहा जा रहा था कि अब तो अखिलेश आजम का आमना सामना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश ने उपचुनाव में प्रचार नहीं किया, ना वो आजमगढ़ गए और ना ही वो रामपुर आए। अखिलेश ने रामपुर में प्रचार से दूरी बनाई, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने उसी अपमान का बदला लिया है? आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव ने कोई रैली नहीं की, वहां के उपचुनाव में भी प्रचार में वो नहीं उतरे। आजम खान ने अकेले ही चुनाव प्रचार किया है और जनता के बीच में जाकर कहा है, टाइगर इज बैक। प्रचार में नहीं रहा समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, ना तो डिंपल पहुंची और ना ही अखिलेश यादव आए और ना ही सपा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक मिश्रा है प्रसपा से, और संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, यही बार बार भाजपा भी कह रही है और जनता के जहन में भी यही सवाल है, ना आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश और ना रामपुर आए, तो क्या रामपुर में भी एक तरीके से आजम खान को अकेला छोड़ दिया है? बीते दिनों आजम खान सपा या आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह के कयास और बातें उठी, क्या उसकी वजह से ही प्रचार में दूरी अखिलेश यादव ने बनाई है?
कि आजम खान और उनके चेहरे और उनके कद का भी टेस्ट हो जाने दीजिए इस उपचुनाव में, अपने बूते जिताकर दिखाएं। आस्था जी, मुझे इस बात की हंसी आ रही है, लगता है आपके पास कोई खबर ही नहीं बची है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में एकदम पूरी हो चुकी है, घर घर में मिल गई है लोगों को। महंगाई खत्म हो चुकी है। जिस तरह का कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त चल रही है, सारी चीजें यहाँ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अच्छा, ये सारी बातें तो अनुराग जी आप लोग कह ही रहे होंगे, उपचुनाव हो रहे हैं, ये सारी बातें तो आप लोग कह ही रहे होंगे जनता से, लेकिन यहाँ डिबेट में इस बात का जवाब दे दीजिए, प्रचार से क्यों दूर? अरे बोलने तो दीजिए ना। हाँ। अरे ठीक है, आप बोलने दीजिए। अरे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बेचैन मत होइए। आपकी बेचैनी जो अंदर से मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो अनुराग भदौरिया जी 2-2.5 मिनट बोले, फिर बाकी पैनलिस्ट भी मुझसे यही कहे। कोई समस्या सुन तो लीजिए, आप बोलने ही नहीं देंगे आप। बोलिए, आप बोल लीजिए ना। आप ऐसा परेशान, जैसे उत्तर प्रदेश में समस्या कुछ बची नहीं है। सारी समस्या आपको दिखाई कहां पड़ रही है? लगातार आपके चैनल पे आप डिबेट कर रही हैं, क्या हो रहा है उनके घर में, आजम साहब के घर में क्या हो रहा है, कैमरा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ क्या हो रहा है, सब्जी किस चीज की बनी है, अरे पार्टी दफ्तर कौन आ रहा है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को सरकार इसलिए बनाने को दी गई है क्या कि आपको सिर्फ ये ताका झाकी करना है? आपको सरकार इसलिए दी गई है, आप मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई पे चर्चा कीजिए, महिला अत्याचार पे चर्चा कीजिए, यहाँ पे चर्चा कीजिए किस तरह से रोडें टूटी हुई हैं, चर्चा कीजिए जानवर रोड पे घूम रहे हैं, लोगों की टकरा के मौतें हो रही हैं, चर्चा कीजिए यहाँ पे किस तरह से अपहरण हो रहा है, चर्चा कीजिए पेपर लीक किस तरह से हो रहा है, चर्चा कीजिए कि बच्चों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। आजमगढ़ रामपुर, रामपुर आजमगढ़, आजमगढ़ रामपुर, रामपुर आजमगढ़। अरे भाई क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि 50% से कम मतदान, 50% से कम मतदान हुआ है रामपुर में, तो क्या मायने निकाल रहे हैं इसके आप? इसका तो जवाब दे दीजिए अनुराग जी। हाँ, मायने बीजेपी साफ हो गई है, बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहता है, जो समाजवादी वोट है मिल गए। बीजेपी कह रहा है भैया रहने दो, 4 साल की नौकरी देने वाले, तुमसे तोबा, हाथ जोड़ ली जनता ने, कान पकड़ लिया। आप जाके पूछिए तो क्या कह रही है? कह रही मैं अपने बच्चों को खेत गिरवी रख के वहां पे इलाहाबाद में पढ़ा रहा है, कोई लखनऊ में पढ़ा रहा है। किस तरह से किसान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, बाद में नौकरी कितनी की? 4 साल की। 4 साल की नौकरी देंगे, और नौकरी देने के बाद क्या कहते हैं बीजेपी के दफ्तर में इनके बैठे हुए इनके नेता, जब आएंगे अग्निवीर, तो हम अपने दफ्तर में चपरासी की नौकरी के लिए, सिक्योरिटी की नौकरी के लिए हम प्राथमिकता देंगे। ये आप उनका भविष्य बनाना चाहते हैं? ये पूछे जाके गांव में लोग कह रहे हैं नहीं जाना भारतीय जनता पार्टी को वोट देने मुझे, ऐसी पार्टी को जो मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए 4 साल की नौकरी का आपको मैंने पूरे 3 मिनट का समय दिया, आपने अनइंटरप्टेड बोला अनुराग जी। अब बाकी पैनलिस्ट की बात भी आप उसी पेशेंस से सुनेंगे, इसकी उम्मीद है। आलोक अवस्थी जी, भाजपा पर लगातार आरोप ये कि चुनाव प्रचार हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें मुद्दों की बात क्यों नहीं, हमारे घर में क्यों झांकने में लगी है पार्टी। अब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि ना कोई रामपुर में गेम पलटने जा रहा है और ना ही आजमगढ़ हाथ में जा रहा है। यह राजनीति की एक बड़ी विडंबना है, जब चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री पद का पद दे दिया जाता है किसी नौजवान को, जो कि जो है एक बड़े राजनीतिक परिवार से आता हो, कोई संघर्ष ना किया हो, सीधे मुख्यमंत्री बनता हो, तो उसकी पार्टी जो है सत्ता में एक बार चूंकि आ जाती है, उसके बाद फिर सालों लग जाते हैं उसको जो है अपनी चाक बनाने में, कभी नहीं बना पाता। तो जो मदान है, जो अहंकार है, वह फूट फूट के निकलता है। अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न करना, उनको समय न देना, उनकी हर समय बेइज्जती करते रहना, यही श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने संस्कार में पाया है और यही वो करते आए हैं। अपने पिता की इज्जत ना करना, चाचा की इज्जत ना करना, दूसरे जो चचा है रामपुर वाले, उनकी ना इज्जत करना, और हर आदमी को धकिया करके रखना। आप इतनी गैर जिम्मेदाराना प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद वरुणा नदी की आप फोटो डालते हैं, जबकि वो आपके समय की नदी थी, उसमें जलकुंभ भी भरी हुई थी, आपने उसकी दोबारा पोस्ट करी है फोटो, साफ आज नदी है। तो झूठ की राजनीति जो है, जो करते हैं, जो इनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि झूठ की राजनीति जनता जब देख लेती है तो नेता के ऊपर भरोसा उठ जाता है। इस वजह से आज में जो है आजम खान जी के चाहे क्षेत्र की बात हो या आजमगढ़ की जनता उनको पूछ रही थी कि वो अखिलेश यादव जी आएंगे, वो नहीं आए। तो अखिलेश यादव जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, एक गैर जिम्मेदार पार्टी है उनकी, जो आज जो है
सेना के ऊपर भी जो है सवाल खड़ा कर रही है। अभी अनुराग भदौरिया बहुत हंसी मजाक करके निकल गए। यह मैं जानता हूं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना अपने नेता को, क्योंकि उनको तो उनके प्रवक्ता है, उन्हें डिफेंड करना है। तो मैं पिछले 5-6 वर्षों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि अनुराग भदौरिया जैसे और भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अरे बेरोजगारी पे बोलिए, करने में दाएं बाएं चौवा मारते रहते हैं। ठीक है, एक एक बार पहले सभी पैनलिस्ट बात रख ले, सभी पैनलिस्ट एक एक बार बात रख ले, फिर काउंटर। अनुराग भदौरिया जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक मिश्रा। ठीक है, दीपक मिश्रा भी हमारे साथ है, संजय राणा। एक एक बार सभी पैनलिस्ट बोल ले, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी पूरा मौका मिलेगा। और अभी भी बोलने का सबसे ज्यादा मौका आप ही को मिला है। दीपक मिश्रा जी ये बताइए, रामपुर में 50% से कम मतदान, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सपा कह रही है कि बीजेपी वहां नहीं आने जा रही, और बीजेपी कह रही है कि चुनाव प्रचार से अखिलेश यादव ने दूरी ही इसी कारण बनाई है कि वहां पर गेम पलटने जा रहा है। लेकिन समीकरण क्या कह रहे हैं? बीते दिनों आजम खान ने जो नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर की थी, अब यह कहा जा रहा है कि क्या इसी कारण अखिलेश यादव ने प्रचार से दूरी बनाई है, उनको अकेला छोड़ दिया है वहां पर? अब देखिए, ये कयास है भाई। अखिलेश क्यों नहीं उपचुनाव में प्रचार करने गए, इसका तो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। और नहीं अगर वो देंगे या उनके प्रवक्ता देंगे, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी दृष्टिकोण से एक व्याख्या करेंगे, और करना भी चाहिए लोकतंत्र में। देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो आजमगढ़ में अखिलेश जी वहाँ के सांसद थे, बतौर सांसद भी उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। अपना उत्तराधिकारी वो चुन रहे थे, और जनता से अपील करते और बताते कि किस कारण से मैंने ये छोड़ा है, किस कारण से आप नहीं वोट करिए। खैर चलिए, उस पर नहीं बोला जाएगा। उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उपचुनाव का असर लोक जनमानस पे पड़ता है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा। 1963 में उपचुनाव हो रहा था। डॉक्टर लोहिया को फर्रुखाबाद से लड़ाया गया। जानते हैं, उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने हेलीकॉप्टर से पर्चे भिजवाए थे, और मतलब उस समय की कैबिनेट के सूचना प्रसारण मंत्री को लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। पूरे देश के बड़े नेता लोहिया को लड़ाने, और पूरे देश के कांग्रेसी नेता केसकर साहब को लड़ाने पहुंचे थे। उस समय सबसे ताकतवर पद सूचना प्रसारण होता था। ये स्थिति थी। तो उपचुनाव को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब अखिलेश जी ने नजरअंदाज कर दिया तो सवाल तो खड़े होंगे। और जहां तक रामपुर की बात सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि उपचुनाव को नजरअंदाज किया है या नेता को नजरअंदाज किया है, खासतौर पर आजम खान। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। मैं आऊंगी आपके पास दीपक मिश्रा जी। संजय राणा भी एक बार अपनी बात रख ले। संजय राणा जी, अखिलेश यादव की प्रचार से दूरी, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल आशा जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था, और आशा करता हूं कि हमारे सीनियर पैनलिस्ट जो भी यहाँ पे बैठे ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी जो, अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी का समीकरण बदल चुका है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। गुड्डू जमाली के आने से इनकी सीट खतरे में आ गई है। अभी किस मुंह से वहां पे प्रचार करने जाते हैं? 2019 के बाद से उस शहर को उन्होंने झांकने नहीं गए थे, और उनको अच्छी तरह पता था कि किसी और को मैं टिकट देता तो शायद वो जो कुछ वोट मिलने वाले वो भी वोट चला जाएगा। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से धर्मेंद्र यादव नामक प्राणी को वहां पे ड्रॉप किया कि वो लड़ेगा। इन्होंने एक तीर से दो निशाने करे कि एक तो परिवार में जो थोड़ा बहुत कंपटीशन उसको भी खत्म कर दिया है। भैया, धर्मेंद्र यादव जी को वहां लड़ने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अब ये देखिए, वोटों का समीकरण अगर आप देखेंगे आस्था जी, वहां पे तकरीबन 24% मुस्लिम, 26% यादव, 30% श्रवण और 20% दलित है। अगर थोड़ा सा भी गुड्डू जमाली जी मुस्लिम वोट को काट लेते हैं तो सोच लीजिए समाजवादी पार्टी का क्या हाल होगा। अब रहा, मैं आता हूँ रामपुर के। रामपुर में देखिए, ऐसा है कि उनके अंतर्द्वंद जो चल रहा है, आजम खान से किसी को छुपा नहीं है, तो फिर वो वहां पे जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं वहां पे उनका कैंडिडेट आ जाए। देखिए, यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है रदर देन बाय इलेक्शन। इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी बिजी है अखिलेश यादव साहब, अपने वर्चस्व साबित करने के लिए पार्टी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर रामपुर का जो चुनाव है वो आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जो अंतर्द्वंद चल रहा है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में, अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि कैंडिडेट हार जाए, और सीधा सीधा इसका जो आरोप है या जो इसके लिए जिम्मेदार है वो एक ही चेहरा है, वो है आजम खान। अनुराग भदौरिया, राजनीतिक विश्लेषक, भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन आप उस अंतर्द्वंद पर बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक कौन है मुझे नहीं पता इनका नाम, लेकिन ये कह रहे हैं एक धर्मेंद्र नाम यादव का प्राणी है। तो राजनीतिक विश्लेषक तो है नहीं, जो 3 बार का सांसद रहा हो, सांसद को प्राणी बोल रहे हैं तो ये कोई फर्जी हैं। अब इनके बारे में तो बात करना बेकार है। जो राजनीति नहीं समझता, जो राजनीति नहीं जानता कि 3 बार के सांसद को कह रहे कोई एक प्राणी है,
तो आप समझ लो वो कैसे राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है, पूरी तरह से जीत रही है, और इसी तरह से रामपुर भी पूरी तरह से जीत रही है। अब परेशान लोग जो परेशान हैं वो परेशान रहेंगे ही, उनको पता है परेशानी में आए बाएं साए बहुत मानसिक, देखो जब आदमी हारता है ना तो उसका मानसिक उसके संतुलन बिगड़ जाता है, तो बेचारा राजनीतिक विश्लेषण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी भूल गए हैं, वो भी थोड़ा दिमागी रूप से हिल गए, क्योंकि हार रहे ना, अब हारने वाला क्या खोज रहा है पता है? अनुराग जी, आपके हिसाब से सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, भाजपा का भी, प्रसपा का भी, राजनीतिक विश्लेषक का भी, आपको छोड़ के इस पैनल में सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि आपसे अखिलेश यादव और आजम खान के दल पर सवाल पूछा जा रहा है। अरे सुन लीजिए आस्था जी, लगातार 2014 के इलेक्शन से चुनाव हारती आ रही है, तो क्या मानसिक संतुलन जो है अनुराग जी का भी बिगड़ा हुआ है क्या इनके नेता का भी बिगड़ा हुआ है क्या? इसका अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, चुनाव जीत रहे हैं, हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि नड्डा जी क्यों नहीं आए, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए, फलाने इनके अध्यक्ष क्यों नहीं आए, इनके बड़े नेता क्यों नहीं आए, केंद्र से मैंने सवाल उठाया क्या? क्योंकि मुझे जरूरत अरे भाई योगी जी क्योंकि हम जीत रहे हैं, हम कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत करते हैं, गांव में सब जाके कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता मिल रहे हैं और कार्यकर्ता जिता रहे हैं। अब ये हार रहे हैं तो ये खोज रहे हैं वो क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए। अच्छा ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। आलोक अवस्थी जवाब देंगे। करो जिसके लिए आपको जनता ने सरकार में बनाया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुराग जी जो बात कह रहे थे, यह सब जवाब फिर उनके ऊपर बैठता है कि चुनाव हारने के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अनुराग जी की जो बेसिर पैर की हरकत, अनुराग जी अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। बोल दीजिए आप। वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, खुद ही उन्होंने व्याख्या करी है। क्योंकि लगातार 2014 से हारती है समाजवादी पार्टी, ये सारे चुनाव हार रही है, नगर निगम का चुनाव हार रही है, पंचायत का चुनाव हार रही है, 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, 2 बार लोकसभा का प्रयोग करके देख चुकी है, 5 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये तो अनुराग जी बता चुके हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है, एक बहुत सीरियस डिबेट करते हुए, क्या गैर जिम्मेदार राजनीति के हैं हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी लगातार 16 सीटों पर गए हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लगातार वहां पर गए हैं, अपने किसी भी चुनाव को जो है गंभीरता से लिया है। आजमगढ़ इसलिए नहीं जाते कि आजमगढ़ के लिए कुछ किया नहीं है, हमने वहां पर भाई आस्था जी कंट्रोल करना पड़ेगा। अनुराग जी जवाब पूरा सुन लीजिए, दोबारा आपको बोलने का मौका मिलेगा। कोई लेना देना नहीं है। अभी आप जो बोल रहे हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। शांत हो जाइए अनुराग जी। उत्तर प्रदेश की यूथ को आपकी इनकी आवाज म्यूट कर दी, कम से कम मेरी बात हो पाए। ठीक है आलोक जी 20 सेकंड और उसके बाद संजय राणा। हाँ देखिए आस्था जी, मानसिक संतुलन बिगड़ने की निशानी यही है कि आदमी इस तरह की हरकतें करता है जैसे अनुराग भदौरिया करते हैं। आजमगढ़ के अंदर अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस से हमने जोड़ा आजमगढ़ को, हमने जो है वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, हमने वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाया, हम लगातार वहां के विकास की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम रामपुर पे बात कर रहे हैं, आजम खान पे बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि जानकार मान रहे हैं कि रामपुर के अंदर जो इस वक्त सियासी युद्ध चल रहा है उसमें पूरा दांव केवल आजम खान के ऊपर है। अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, वहां का कैंडिडेट जीते या हारे उसका सीधा सीधा जो जिम्मेदारी होगी वो आजम खान के चेहरे पर होगी। संजय राणा, 50% से कम मतदान रामपुर में, उपचुनाव है लोकसभा का, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? और आजम खान जेल से बाहर आने के बाद एक्टिवली प्रचार करते हैं, कहते हैं टाइगर इज बैक, लेकिन सपा का कोई सीनियर लीडर वहां नहीं आता है, ना डिंपल यादव ना अखिलेश यादव। देखिए ऐसा है कि जो उपचुनाव उसमें परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, उसमें ज्यादा उत्साह जनता का नहीं रहता उसमें वोटिंग करने का, लेकिन जिस क्षेत्र से अगर कोई सांसद आता है उसका तो उत्साह बना रहेगा। और आजम खान साहब ने सही कहा है कि टाइगर इज बैक। देखिए वो रामपुर के कुछ नहीं आसपास क्षेत्र के टाइगर है नहीं, इसमें कोई कहने में मुझे कुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव अगर वहां जाए या अथवा ना जाए उस पर आजम खान के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ डिंपल यादव, देखिए डिंपल यादव को कोई पृष्ठभूमि नहीं है, पृष्ठभूमि में एजुकेशन से नहीं बोला, पृष्ठभूमि राजनीति, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं, इसको सुनने के लिए कोई आएगा। तो आजम खान को दरकिनार करने के लिए एक तरह से अखिलेश यादव जी की रणनीति है कि वहां पे न जाना। और यहाँ पे अपने जानते हैं यहाँ पे किस मुंह से जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे क्योंकि 2019 के बाद से आज तक जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, इनके साथ अपने आप में फंस गए, ये एक कंडीशन की राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं 30 सेकंड बोलूंगा, हमारे बड़े भाई अनुराग यादव जी बोल रहे थे बेरोजगारी
की है भैया। आज की बेरोजगारी की दर जो है 3.1 है और सपा की 11% थी। आप किस मुद्दे पे बात करना, बेरोजगारी बात कर लो, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लो, जिसमें सर आप बात करना चाहो बात कर लो, उसमें हम तथ्यों के साथ आपके दूंगा, आप जाके टैली भी कर लीजिएगा। आप डॉक्टर है, पढ़े लिखे इंसान है, डेटा टैली कर लीजिए। ठीक है संजय जी, डेटा इधर से उधर नहीं दिखेगा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ऐसे कई मौके आए, बिल्कुल बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। कई मौके आए जब हमने देखा कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अखिलेश यादव से नहीं मिले, विधानसभा के बराबर में कुर्सी खाली थी, ऑफिस नहीं पहुंचे, उनका इंतजार किया जाता रहा, सपा के नेताओं से जेल में मिलने से उन्होंने मना कर दिया, तो कई जगहों पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव को उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। तो क्या इसी कारण उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है रामपुर में? पहले सुन तो लीजिए। आप जनता के मुद्दे की बात कीजिए। आप समाजवादी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? समाजवादी को आप नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए ज्यादा समाजवादी की पॉलिसी मत घुसिए आप। आप कहाँ जनता की मतलब बात आपसे आपके द्वंद्वों के बारे में सवाल ना किया जाए, सवाल भी वो किया जाए जिसका आप जवाब तैयार करके आए हो। आस्था जी आप बोलने दीजिए, बोलिए ना, आप विषय पर बोलिए। अनुराग जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। आप बोलने नहीं देंगे। 20 मिनट सेकंड के इनको 1 घंटा दे दीजिए, विषय में बोल पाए। इनके मैं विषय पे बोलने के लिए कुछ सही नहीं। आपने क्या बोलेंगे? दाएं बाएं बात की। अब राजनीतिक जो आलोक अवस्थी जी 1 मिनट शांत हो जाइए, बात पूरी कर ले अनुराग भदौरिया। पहले उनसे कहो जब आप टीवी डिबेट में आए करें, अच्छा सुनिए, नहीं जब राजनीतिक विशेषज्ञ को आप बुलाया करो तो बता दिया करो कि टीवी की डिबेट है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे जो आए उनका नाम याद करो, अनुराग भदौरिया को अनुराग यादव बता रहे हैं। जो अनुराग जी, अरे विषय पर आ जाइए। आप हरा कुर्ता पहनते हो, आपके पास दूसरा कुर्ता भी नहीं है, आपको कोई नहीं जानता भैया, ऐसी बात कर रहे हैं आप। ठीक है संजय जी, पता नहीं क्या क्या मंत्री को बताने लग जाएंगे, प्रधान को मंत्री, अब फिर कहेंगे अरे क्या बातें कर रहे हो भाई। अनुराग भदौरिया बोला। अच्छा ठीक है संजय जी, ठीक है, ऐसी बात कर रहे हो, ज्ञान की बातें रख लो, डॉक्टर की डिग्री लगता पता नहीं। अब सवाल का जवाब दे दीजिए अनुराग जी, क्योंकि आलोक अवस्थी जी को मैंने रोका हुआ है। इनके पास सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलेंगे गोल बातें करेंगे पूरे देश की और आंसर नहीं देंगे। शांत हो जाइए संजय राणा जी। अनुराग भदौरिया कौन करता है मालूम है इनको मालूम नहीं है। क्या ये खाली आके टीवी पे बैठ के सफेद शर्ट पहनने से आप कोई नेता थोड़ी हो जाएंगे कि सफेद शर्ट पहन के बैठ गए आप नेता हो गए। आपको नाम पता नहीं है नेताओं के, सांसद को आप पहचानते नहीं है और आप किसी का नाम ऐसा बके जा रहे हैं। तो ये ऐसे को मत बुलाया करो जिनको कम से कम मालूम ना हो, तो पोल खुल जाती है ना। जनता देख रही है कि भाई ये कैसा राजनीतिक विशेषज्ञ है जिसको सांसद। ठीक है अनुराग जी, समय का सदुपयोग करिए, विषय पर बोलिए। समय का सदुपयोग करिए, विषय पर बोलिए। आलोक अवस्थी इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत समय दे दिया। चर्चा गंभीर 2 मिनट से ऊपर अनुराग जी लिख चुके हैं, पहले 3 मिनट लिख चुके हैं। कम से कम उनको बात करना नहीं विषय पे होगी, पेपर लीक पे होगी, हेल्थ व्यवस्था पे होगी। ठीक है, ये सारे मुद्दे जो है आप लोग चुनावी मंचों पर जाकर उठा रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, चुनावी मंचों पर ही उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, दीपक मिश्रा लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीनियर लीडर्स को नेग्लेक्ट करने का आरोप लगता रहा है। तो बीते दिनों आजम खान और अखिलेश यादव का जो द्वंद्व खुलकर के सामने आया था कई मुद्दों को, अब उसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि इसी वजह से चुनाव प्रचार में वो नहीं पहुंचे हैं रामपुर। आजम खान को उन्होंने अकेले छोड़ दिया है। कैंडिडेट जीते या हारे, जवाबदेही आजम खान की होगी। अब देखिए, तथ्य तो यही है, जाना चाहिए था, नहीं गए, और इस दौरान कोई राजनीतिक बहुत बड़ी गतिविधियां भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आस्था जी, बेखुदी बेसबब नहीं साकी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इतने सवाल के बावजूद भी जवाब ना आना। लोकतंत्र में अगर सवाल आपसे सरोकार न भी रखता हो तो भी आपका लोक कर्तव्य है कि आप उसका जवाब दें। यह कांचन मुक्ति में लोहिया जी का वाक्य है, सबको याद रखना चाहिए, और हम समाजवादियों को तो और ज्यादा याद रखना चाहिए। यह सवाल बहुत नितांत वैयक्तिक नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, समाजवादी पक्ष के शीर्ष पुरुष का वो दावा करते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था। और आजमगढ़ के तो वो सांसद ही रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, तो वहां तो दोहरी भूमिका थी। और एक चीज और बता दें, अभी आजम साहब ने भी सार्वजनिक रूप से भाई अखिलेश को बुलाने की अपील नहीं की। मुझे ठीक से याद है, चुनाव चल रहा था, आजम साहब मंच पे मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उन्होंने मांग किया था कि नेताजी आवें और जीत के अंतर को बढ़ा दें। आजम साहब को भी कहना चाहिए कि अखिलेश जी आवें और जीत के अंतर को द्विगुणित कर दें, त्रिगुणित कर दें। क्यों नहीं किया गया? और एक खूबसूरत तस्वीर यह होती
कि अखिलेश जी होते, आजम साहब होते, शिवपाल जी होते, बिल्कुल, और ये तो मौका था खासतौर पर उस दौर में जहां शाहिद सवाल इस बात मंजूर को होते लेकर उठ रहा है कि दोनों नेताओं के और बीच में प्रतिपक्ष अंदर की खाने एकता की अंदर खाने खूबसूरत सब कुछ तस्वीर सही जारी नहीं है, होती। तो उपचुनाव का मंच कम से कम वो तस्वीर बन सकता था जहां पर वो साथ एक वाक्य नजर आस्था आते, जी, संदेश देते। 10 सेकंड फिर आलोक अवस्थी जी, जी। एक बस 10 सेकंड की एक बात, आस्था जी, इन चुनाव से सपा जीतेगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा, इन्हीं की सीट है, इनके हाथ रहेगी, लेकिन अगर सपा हार गई तो इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। इस नाते भी अखिलेश जी को जाना चाहिए था, ठीक है, और खुद ही नहीं जाना चाहिए था। एक मोर्चे पे आजम साहब, एक मोर्चे पे शिवपाल जी को लगाना चाहिए था, इनके अलावा और कोई है भी नहीं समाजवादी खेमे में जो लड़ सके भाजपा से। आलोक अवस्थी जी, सारे बाजू तो स्वतः कट गए या काट दिए गए। आस्था जी देखिए, विषय गंभीर है और गंभीर राजनीति की अपेक्षा हम अखिलेश यादव जी से नहीं कर सकते। हमने पहले शुरुआत में भी अपने वक्तव्य में कहा कि जब चांदी की तस्करी में फरोश करके कोई चीज दे दी जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझता। गठबंधन अभी आपने देखा होगा, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ किया था, केशव देव मौर्य के साथ किया था। केशव देव मौर्य जिन्हें जो है उनके खिलाफ टिप्पणी करी तो इतना एक मतलब जो हमने कभी नहीं देखा किसी राजनीतिक को कि अपना मतलब था तो उनको फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी और उन्होंने जब उनके साथ नहीं दिया तो उनसे गाड़ी मंगा ली गई। इससे ज्यादा भर्त्सना नहीं हो सकती राजनीतिक, किसी राजनीतिक। ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कहा कि आप एसी के कमरे से बाहर निकलिए, आप तो निकलते ही नहीं है। यानी कि आप जब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, जब आप, तो जनता आपको सीरियसली क्यों लेगी? जनता तो चाहती है उसका नेता उसके बीच में रहे। तो हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव एसी के कमरे में बंद रहे, लंदन की वादियों की ठंडी हवा खाते रहे जैसे वो हर साल खाते थे, क्योंकि उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और जैसे हमें उम्मीद नहीं है वैसे जनता को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हुए जनता ने उनके पर भरोसा नहीं किया है। 2 बार विधानसभा में हराया है, 2 बार लोकसभा में हराया है, और ऐसा हराया है कि हाशिए पर रखा है। ये भी नहीं कि सम्मानजनक चीज़ दी गई। अब बड़ा इम्तिहान आपके सामने है कि उपचुनाव में क्या बीजेपी बाजी पलट पाती है, सपा से उसी की ही सीटें छीनकर बड़ा संदेश दे पाती है, या एक बार फिर से जनता अपने पुराने पार्टी के ही साथ खड़े रहती है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये कि उपचुनाव का मंच कम से कम ऐसे मौके पर ये संदेश देने के लिए क्या काफी नहीं होता कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, जैसा कि आप लोग ऊपरी तौर पर कहते हैं? कैसा लगता है, जैसे दीपक मिश्रा कह रहे थे कि वहीं आजम खान नजर आते, वहीं अखिलेश यादव एक साथ नजर आते, शिवपाल यादव को एक मोर्चे पर प्रचार के लिए लगाया जा रहा होता? अरे सुन तो लीजिए, हाँ। अरे सुन लीजिए, मैंने देखिए, सवाल ये देखिए, हम लोग जनता की बात करते हैं ना, और ना भारतीय जनता पार्टी की तो कोई बात ही नहीं करते कि उनका नेता कौन आए। हमने तो नहीं पूछा आपका राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं आया, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नड्डा जी क्यों नहीं आए, मैंने पूछा क्या? मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जनता से मतलब है, उत्तर प्रदेश की जनता से मतलब है। मैंने नहीं पूछा क्यों नहीं आपके दिल्ली के नेता है, क्योंकि हमें जनता से लगाव है। उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे आगे ले जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता रोड यहाँ बन नहीं पा रही है, धक्के खा रही है। कैसे उनको 4 साल की नौकरी, भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी का उनकी बात कर रही है। हमें ये मुद्दे हमारे मुद्दे, उनके मुद्दे क्या है? समाजवादी पार्टी में क्या है, दूसरी पार्टी में क्या है, दोनों जगह एक्टिव प्रचार में नजर आ रहे हैं। क्या है, इनको दूसरे के घर में ताक झांकने की आदत है। हमें दूसरे के घर में ताकना झांकना नहीं है, मुझे आम जनता के घर में ताकना। अरे आप एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कौन से राष्ट्रीय नेता बता दीजिए, किन आप इस पर जवाब नहीं देंगे, आप इस पर जवाब नहीं देंगे अनुराग भदौरिया। लेकिन आलोक अवस्थी जी, जो सवाल अनुराग भदौरिया की तरफ से उठाया गया वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, ये कि आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं आया, तो उनका केंद्रीय नेतृत्व न आने पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? देखिए, इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि हमारे नेता, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर गए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बराबर गए। इनके तो प्रदेश के अध्यक्ष भी नहीं गए, और ये खुद क्षेत्रधार एक स्टेट की पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो एक क्षेत्र की पार्टी जो एक स्टेट की पार्टी है, अब उसमें आप राष्ट्रीय बन जाइए अध्यक्ष, या अंतर्राष्ट्रीय बन जाइए, जिम्मेदारी तो आपकी ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर आप। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि आप छत्रप हैं, आप छत्रप है, उस नाते आपके दल के अध्यक्ष को आना चाहिए था। नहीं मानते ये नहीं, आप नेता ही नहीं मानते। कमाल है भैया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कह तो रहा हूँ, आपके नेता को मानता हूँ,
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी लंदन में मिलेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, कभी वियना में मिलेंगे, कभी सिडनी में मिलेंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके। लेकिन आप जो है एक प्रदेश के नेता हैं, आप अपने नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख लीजिए, खुश रहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप इस तरह घूमते रहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप घूमते रहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जनता ने जिम्मेदारी दी है, हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे, कानून व्यवस्था सही रखेंगे, आतंकवादियों को घुसने नहीं देंगे, दंगाइयों को ठीक करके रखेंगे, वो हमने करके रखा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कुल मिलाकर मूलभूत सवाल का जवाब सपा की तरफ से नहीं आया है कि आखिर आजम खान को रामपुर में अकेला क्यों छोड़ दिया गया प्रचार के लिए, अखिलेश यादव या फिर पार्टी का कोई शीर्ष नेता वहां पर क्यों नहीं पहुंचा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामपुर में जो उपचुनाव में वोटिंग हुई है, 50% से कम वोटिंग के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल फैसला 26 तारीख को होना है। उस फैसले में यह तय हो जाएगा कि जनता ने किसके दावे पर यकीन किया है। महाबहस में इतना ही। आगे की खबरों के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी अमित का।